हिमाचल विधानसभा के हमारे साथी विधायक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सम्मानित हमारे सुदर्शन बबलू जी, हमारे संसदीय क्षेत्र के लोकसभा के प्रत्याशी सम्मानित श्री सतपाल रायजादा जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रंजीत राणा जी, माफी चाहूंगा इस क्षेत्र का जो पिछले कुछ वर्षों से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, पूर्व में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हमारे भाई बड़े भाई कुलदीप कुमार जी, जब ये अध्यक्ष थे तो मैं इनका जनरल सेक्रेटरी था। विजय डोगरा प्रवक्ता जी, डॉक्टर रविंद्र शर्मा ब्लॉक अध्यक्ष, प्रीतम सिंह जम्बाल, रविंदर लठ जी, राघव राणा डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, शमशेर अली यूथ प्रेसिडेंट, सतीश कुमार, सुरेश कुमार, प्रसाद खान, राजकुमार गौतम, राजेश गौतम, नरेश मुखी, निशा शर्मा, रितेश शर्मा, श्रीमती किरण कुमारी, अच्छा किरणदीप कौर, इनकी धर्मपत्नी, श्रीमती बिला दीवान जी, श्री सतीश गोस्वामी, श्री धीरे मोहम्मद जिला अध्यक्ष, रामपाल शर्मा जी, अल्पसंख्यक योग, सुरेंद्र ठाकुर जी, सरदार नानक जी, अच्छा सम्मानित सरदार नानक जी, पूर्व इनके पिता विधायक साहब के, सम्मानित इस क्षेत्र के सभी बुजुर्ग साहिबान, माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, 1 तारीख का चुनाव हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए कोई आम चुनाव नहीं। इस दिन हिमाचल प्रदेश की जनता ये तय करेगी कि जो आपके वोट की खरीदार वाली पार्टी है, उसको जो धनबल से राजनीति करना चाहती है, उसको सबक सिखाने का वक्त 1 जून को लोकतंत्र की ताकत जनबल के पास है। मैं दूसरा बजट रखने के बाद से प्रदेश के विभिन्न जिलों में जा रहा हूं। प्रत्येक जगह मैंने प्रयास किया कि मैं जनता की अदालत में जाऊं। 15 महीने में हमारी सरकार ने जो कार्य किए उनको जनता की अदालत में रखूं, और मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद से जो लोग राजनीतिक षड्यंत्र करते रहे, जब जनता के वोट से वो चुनकर नहीं आए, तो नोट के दम से सत्ता की कुर्सी हटाने की उन लोगों ने कोशिश की। अहंकार इतना कि भगवान को भी चुनौती दे रहे थे, कह रहे थे भगवान भी इस सरकार को नहीं बचा सकता। लेकिन मुझे लगता है वो भगवान पर विश्वास नहीं रखते, वो भगवान का नाम रटने में ढोंग अपनाते हैं। हम सच्चे लोग हैं, इसीलिए भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया, और जिस पैसे के दम से हमारी सरकार कराने की लोगों ने कोशिश की, उस भगवान ने हमें कहा ये 15 महीने में जनता के लिए जो आप योजनाएं लेके आए हैं, वो जनता के अनुसार, जनता की भलाई की योजनाएं। 11 दिसंबर 2023 को मेरे जीवन के 41 साल
आज राजनीति में पूरे हो चुके हैं। 11 जनवरी 2023 को मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ऐतिहासिक रिज मैदान पर ली। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था, जिसके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, परिवार के लोग दुखी रहते थे कि मैं राजनीति में हूं, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से ही राजनीति में था। हमेशा कहते थे कि सरकारी नौकरी लग जाओ, कुछ आपका बुढ़ापे में गुजारा हो जाएगा। माँ बाप की सोच होती है भाई बहन सरकारी नौकरी लग गए, पर मैं राजनीति में चलता हूं। 17 साल की उम्र से मैं राजनीति करते करते मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा, तो मेरे दिल में सिर्फ एक बात थी कि आज एक आम परिवार का लड़का, एक आम परिवार का व्यक्ति जो आप जैसे परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा है, वो आम लोगों के लिए नई योजनाएं लेकर आए। अधिकारी लेखा जोखा देते थे, प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज, 6 पे कमीशन की देनदारियां थी। कहा प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, प्रदेश आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा है, हमें टैक्स लगाने पड़ेंगे, हमें अपने खजाने को भरना पड़ेगा। मैंने कहा अभी मुझे 2 दिन ही शपथ लिए हुए हैं और आप अभी से ही जनता पर बोझ डालना चाहते हैं। ये बोझ मैं अपनी जनता पर नहीं करने दूंगा। विडंबना देखिए, जब मैंने कुछ सख्त रवैया अपनाया और प्रदेश के खजाने को ठीक करने की कोशिश की, अधिकारियों को जब स्पष्ट निर्देश चला गया तो वो समझ गए कि पिछली 5 साल में जो जयराम जी कुंभकर्ण की नींद सोए रहे और हिमाचल प्रदेश के खजाने को, जो जनता का खजाना था, चोर दरवाजे से भ्रष्टाचारी उसको लूट रहे थे, उसको मैंने बंद किया। असर ये हुआ 1 महीने में उस हिमाचल के खजाने में सुधार होने लगा। जैसे ही सुधार हुआ, मैंने और नियमों में परिवर्तन किया और लक्ष्य ये रखा कि जो हिमाचल की जनता की संपदा है, जिसको कुछ चुने हुए लोग, कुछ धनवान लोग महज इसलिए लूट रहे हैं कि ये इनके लिए कोई कानून नहीं लगता, इनके लिए कोई नियम नहीं लगता, मैंने उनके ऊपर भी सख्ती करनी शुरू की। जब आपकी नियत साफ हो, आप ईमानदारी से जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो जीवन में कभी कोई घबराहट नहीं होती। पहली कैबिनेट हुई, अगर राजनीतिक लाभ के लिए मैंने कोई फैसले करने होते तो मैं पहली कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारी थे, उन सरकारी कर्मचारियों को बुढ़ापे में जो सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए वो न देकर विधानसभा के चुनावों से 2027 से पहले उसकी घोषणा करता। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं खुद एक कर्मचारी का बेटा हूं, मैं जानता हूं, किसान का बेटा हूं, कि पेंशन से भी घर का, परिवार का पालन पोषण होता है। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी माता जी है, बुजुर्ग हो चुकी है, अभी भी डंडा लेके खेतों में जाती है, घूमती है, अपनी जगह देखती है। पर जब भी मैं जाता हूं
तो बड़े स्वाभिमान से अपने ये बुजुर्गों की यहाँ एक जेब होती है, वहां से 500 रुपया निकाल कर अपने बेटे को देती है। कहती है मैं आपके पैसे पर नहीं हूं, मेरे पति ने जो मेरे लिए फैमिली पेंशन छोड़ के रखी है उससे ही मेरा गुजारा हो जाता है। अब देखिए ये भावना है उसकी महात्मा की, जिसका बेटा मुख्यमंत्री बन चुका है, लेकिन उसके लिए उसका बेटा ही है। वो आज भी 500 रुपया देकर स्वाभिमान फील करती है कि मैंने अपने पति की कमाई से दिया है, कहीं और से नहीं दिया है। उस भावना को मैं जानता था और मैंने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों के पहले ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम दी। ऐसा एक उदाहरण राजस्थान में आया। राजस्थान में पहले ही कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम वापस दे दी। ये विडंबना देखिए। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे, प्रदेश की व्यवस्था को सुधार रहे थे और प्रदेश की व्यवस्था सुधारते हुए मैंने कई बार कहा कि हम सत्ता में ऐशो आराम के लिए नहीं आए हैं, सुख सुविधाओं के लिए नहीं आए हैं। हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। मैंने उस दिशा में काम करना शुरू किया। इस दृष्टिकोण से जब मैंने शिक्षा विभाग का समीक्षा की तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ पाता है। गुणात्मक शिक्षा के आधार स्तर का देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान के 18वें स्थान पर पहुंच गया। हम भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। हमारे समय तो 8वीं में टाट पर बैठ कर आगे की पढ़ाई करते थे, 8वीं के बाद बेंच मिलते थे। लेकिन तब पढ़ाई होती थी। आज 5वीं का बच्चा दूसरी क्लास की किताब ना पढ़ पाए। 5 साल जयराम सरकार ने कभी शिक्षा विभाग की समीक्षा की ही नहीं होगी, तब ये हालत हुई। वो 5 साल कुंभकर्ण की नींद सोए रहे और शिक्षा विभाग का बुरा हाल हो चुका था। हमने फैसला किया पहले ही वर्ष कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल लगाएंगे, जिसकी नींव पत्थर हमने यहां अंब पे भी रखी है। क्या है ये डे बोर्डिंग स्कूल? ये वो डे बोर्डिंग स्कूल है जहां आम परिवार का बच्चा स्कूल जाएगा, खाना भी स्कूल में मिलेगा। आज हम मिड डे मील के तहत उनको खाना देते हैं। किस प्रकार का बेचारे बच्चे खाना खाते हैं, उसकी पढ़ाई होगी, स्कूल में ही खेल कूद होगी। शाम को 6 बजे एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस लगेगी। शाम को 6 बजे अपने परिवार के पास जाएगा और अपने माता पिता के साथ वहां रहेगा, अगले दिन फिर आएगा। पढ़ाई का अलग टाइम टेबल होगा, खेलने का अलग टाइम टेबल होगा, खाने का अलग टाइम टेबल होगा और शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस का अलग टाइम टेबल होगा। और ऐसे शिक्षक होंगे जो थ्रू आउट कंपटीशन के थ्रू ही लगे। शुरुआत हो चुकी है, हर विधानसभा क्षेत्र में एक हम खोलने जा रहे हैं। बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, खेल का मैदान होगा। दूसरा, प्राइमरी पहली कक्षा से हमने इस बार एकेडमिक सेशन से आपके बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो मैं ये कहूंगा हमने इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर दिया, ताकि उनमें आत्मविश्वास की जो इंग्लिश के कारण कमी रहती है कई जगह। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बच्चा वो भी बोले।
लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को वो ना भूले। इस प्रकार हमने शिक्षा के स्तर में सुधार किया। आज आप हॉस्पिटल में जाते हैं, कैजुअलिटी में जाते हैं, एक बिस्तरे में दो दो आदमी सोए होते हैं। टेस्ट पता नहीं कब होते हैं। हमने उसके लिए भी सुधार किया। कैजुअलिटी का नाम बदल के डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन किया और ये दिशा निर्देश दिए कि एक बेड पर अगर पेशेंट होगा तो उसके साथ डॉक्टर भी होना चाहिए और उसमें कम से कम एक बेड पर एक ही पेशेंट होना चाहिए जहां तक हो सके। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी शुरुआत है। ये 15 महीने में हमारी सरकार आप लोगों के लिए सोच रही है। अनाथ बच्चे थे, कोई सूद लेने वाला नहीं था उनकी। कितने अनाथ बच्चे थे जिनको सूद लेने वाला नहीं था। मैंने शपथ लेने के बाद उनके अनाथ आश्रम में गया, मिठाई बांट रहा था तो बच्चों के मन में लग रहा था कि मैं सिर्फ मिठाई बांट रहा हूं। मंत्री भी आते हैं, मिठाई बांट के चले जाते हैं, दर्द कोई नहीं बांटता। मैंने उनके दर्द को समझा, उनकी पीड़ा को समझा। रसोई घर में गया। रसोई घर में जाने के बाद जहां वो सोने का, उनका रहने का प्रबंध था, वहां गया। मैंने देखा बेटियां मेरी तरफ देख रही है और मन ही मन ये सोच रही है कि कहीं ये मिठाई बांट दी है, मुख्यमंत्री बन के चले जाएंगे। उन्होंने मुझसे कोई मांग नहीं की। मैंने उनके पीड़ा को समझा। पहला ही आदेश मैंने उन अनाथ बच्चों के लिए दिया कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। सारा खर्च शिक्षा का, हॉस्टल का, कोचिंग का सारा खर्च हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। और जिस तरह अपने बच्चे को 4,000 रुपया पॉकेट मनी देती है, वो 4,000 की पॉकेट मनी उसे मिलेगी। और इसका लाभ आज 4,000 बच्चे उठा रहे हैं। योजना केवल सोची नहीं जानी चाहिए। योजना को जब धरातल पर लाकर उसका फायदा उन बच्चों को हो रहा है, तब आप सफल योजना सफल होती है। ये सफल योजना सफल हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना, कोई भी बच्चा किसी भी उम्र में अनाथ होगा, 27 साल तक जब तक वो यौवन पूरे पर नहीं होगा, पूरा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। अधिकारियों की बैठक हुई, मैंने उनसे पूछा जो हमने परिवर्तन किया कितना राजस्व आया। 2200 करोड़ रुपया अधिक हमारे खजाने में आया, जो पिछले 5 साल से जयराम ठाकुर जी की सरकार लुटाती आ रही थी। हमारे सख्त नियम के द्वारा 2200 करोड़ रुपया आप लोगों का हमारे खजाने में आया। अधिकारी कहते कि सब इस पैसे को धीरे धीरे और बढ़ेगा जी, 2027 में चुनाव होंगे, 2026 में घोषणा करेंगे। मैंने कहा नहीं, आप गलत सोच रहे हो। मैं वो काम नहीं करना चाहता। मैं जो जनता का पैसा है तुरंत प्रभाव से जनता के बीच में बांटना चाहता हूं। मैंने समाज के सभी अंगों को धीरे धीरे 2200 करोड़ का रुपए का आवंटन किया। सबसे पहले मैंने किसानों के बारे में सोचा, गांव के लोगों के बारे में सोचा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो। दूध 32 रुपए किलो मिल्क फेडरेशन खरीदती थी, सरकार खरीदती थी। मैंने एक ही फैसले में दूध का मूल्य, गाय के दूध का मूल्य 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपए प्रति लीटर कर दिया। गाय के गोबर से और भैंस के गोबर से जो कणक उगाएगा, मक्की उगाएगा, सरकार 40 रुपए किलो कणक खरीदेगी, 30 रुपए किलो मक्की खरीदेगी। क्यों? ताकि किसान के हाथ में पैसा आए, यूरिया का प्रयोग न हो। इसी 2200 करोड़ में से मैंने 60 रुपए मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ा कर दी,
जो 1 अप्रैल 2023 से 24 से आपको 300 रुपया मनरेगा के तहत जो काम करते हैं उनकी दिहाड़ी बड़ी मिलेगी। और देखिए 1,15,000 विधवा महिलाएं हैं, 1,15,000 विधवा महिलाओं के बच्चे पढ़ते हैं। पति की अचानक मौत हो जाए, परिवार पर कहर ढह जाता है। परिवार सोचता कि आगे का कैसे गुजारा होगा। हमने 27 साल तक की उम्र की सभी विधवा बहनों के बच्चे जो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग, ITI कहीं भी पढ़ना चाहते हैं, सारा खर्च उसका सरकार उठाएगी। यही नहीं, जब और पता किया हमने 2200 करोड़ रुपया अधिकारियों के बल पड़ने लग पड़े माथे में कि क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इस चीज की परवाह नहीं करता। सरकारी कर्मचारियों को 4% DA की घोषणा कर दी। पुलिस कर्मचारी थी जिनको 210 रुपए डाइट बनी मिलती थी, मेरे एक फैसले से 1,000 रुपया उनकी डाइट बनी कर दी थी। फिर और पैसा बचा, फिर हमने 800 करोड़ रुपया 18 साल से अधिक आयु की जो बेटी थी, आप बहनें जो है सारे बैठी हुई, आपको हमने 1,500 रुपया इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना के लिए अलग से रखी। ये योजना हमने लाहौल स्पीति से शुरू कर दी थी और आप जानते हैं 2,37,000 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें 1,150 रुपए पेंशन मिलती है। हमने उस पेंशन को भी बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया। पता करना उन सबके अकाउंट में 1,500 रुपए आ रहा है। 18 साल के ऊपर की महिलाओं के हमने फॉर्म भरने शुरू किए। कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा था, कई बेटियां, कई परिवारों के फॉर्म भरे गए। जयराम ठाकुर जी चुनाव आयोग के पास गए, कहा इन फॉर्मों को भरने से रुपाइए, ये 1,500 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए। जयराम ठाकुर जी से ये पूछा जाना चाहिए। वो 1,500 रुपया किसी पार्टी की महिला को नहीं मिल रहे थे, वो तो सभी हमारी माताएं बहनें जो किसी भी पार्टी से संबंधित थी उन सबको मिल रहे थे। उन्होंने फॉर्म भरवाने का ये गुनाह किया है, महिलाएं उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। हमने चुनाव आयोग को दलील दी, चुनाव आयोग ने हमारी दलील को माना। अब जितनी भी महिलाएं हैं, आप सारे वेलफेयर ऑफिस में जाकर 1,500 रुपए के फॉर्म भर सकते हैं। उन्होंने आपका पैसा रखवाया है। मैं इस मंच से कहता हूं कि जून में आपको अप्रैल के 1,500 मिलेंगे, मई में 1,500 मिलेंगे, 3,000 रुपए का एरियर आपको जून में हम देंगे, हमारी सरकार देगी। ये 15 महीने की उस सरकार का कार्यकाल है जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो रही थी। कोई सोच सकता था कि गांव में बैठा कोई बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की है, 25 लाख रुपए तक इस दूसरे बजट में हम उसका मुफ्त इलाज करवाएंगे। ये सरकार की कटिबद्धता है। 70 साल से ऊपर के जो भी बुजुर्ग घर में होंगे, हमारी योजना आ रही है, उसका फ्री इलाज 25 लाख तक सरकार करवाएगी। ये किसी ने मांग नहीं की है। कोई आया कि मेरे पास मांग करनी है, किसी ने मांग नहीं की। ये पीड़ा, ये दर्द वही आदमी जान सकता है जो आप जैसे परिवार से निकलकर, संघर्ष की राह से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है। यही नहीं, इस प्रदेश में भयंकर आपदा आई। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपदा में राजनीति करते रहे। इस सत्र के सांसद को भी पूछा जाना चाहिए, जब गुजरात की तर्ज पर, उत्तराखंड की तर्ज पर स्पेशल रिलीफ पैकेज मिला
हिमाचल प्रदेश ने भी इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना किया। पूरा हिमाचल अस्त व्यस्त हो गया, भयंकर तबाही हुई, कई परिवार बेघर हो गए, कई परिवार हमको छोड़कर चले गए, कई परिवारों की जिंदगी भर की कमाई उस आपदा में पानी के बीच बह गई। पक्के मकान ऐसे गिरे उनकी आंखों के सामने। जब किसी का आशाना गिरता है, अपनी जान बचाकर जब कोई बाहर गुजरता है, कड़ी मेहनत से एक एक पाई जोड़कर एक पक्का मकान हिमाचल में एक आम आदमी बनाता है, आंखों के सामने आपदा में बह जाए, पीने का पानी का गिलास भी ना रहे, स्कूल के बच्चों की किताबें भी ना रहे, पहनने के कपड़े तक भी ना रहे, उस परिवार पर क्या बीतती होगी ये वो आपदा प्रभावित परिवार ही जानते हैं। केंद्र से कोई सहायता नहीं मिली। हमने 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया, और जब मुझे पता लगा कि पक्का मकान का सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मैंने उन परिवारों के लिए कानून बदल दिया, नियम बदल दिया, और आप 1.5 लाख से बढ़ाकर आपदा प्रभावित 22,000 परिवारों को 7 लाख रुपए की सहायता दी। यही नहीं, हम गलत क्या कर रहे थे? आपका पैसा आपको दे रहे थे, भू माफिया, खनन माफिया, नशा माफिया के खिलाफ अभियान चला रहे थे। छोटे छोटे बच्चे नशे की खोरी के शिकार हो रहे थे, हमने उन पर भी सख्ती की। खड्डों में पत्थर नजर नहीं आ रहा था, खड्डे खत्म हो चुकी है। हमारे समय स्पेस पे पत्थर रखते थे खड्डों के किनारे, बुजुर्ग अपने सिर पर पत्थर उठाकर ले जाते थे कि अपने वहां एक आधा पत्थर रख ले जा रहा है, एक नजर नहीं आ रहा। गरीब आदमी की जमीनें खरीद ली गई, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, मैंने उनके खिलाफ सख्ती करनी शुरू की। भारतीय जनता पार्टी को ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी जो मैं योजना लेकर आया, उन्होंने हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा। हमारी सरकार को गिराने के लिए राज्यसभा के समय 6 चुने हुए विधायक जो कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान के थे, 2 ऊना के भी थे, उन्होंने पार्टी से गद्दारी करके, पार्टी को धोखा देकर, पार्टी की पीठ पर छुरा घोंपकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाया। बात इतनी नहीं है, बात इतनी है कि जैसे ही उन्होंने वोट डाला, 100 की स्पीड में वो हरियाणा सरकार के पंचकुला की बाउंड्री में पहुंच गई। स्पीड में गाड़ी जा रही है, 9 किलो। मैंने पूछा वोट डाल दी तो क्या को जाने की जरूरत है? डाल तो दिया, इलेक्शन का रिजल्ट भी निकल गया और हम राज्यसभा का चुनाव हार गए। पीड़ा बहुत हुई, दर्द भी बहुत हुआ। इतनी इज्जत मैं उनको देता था, जो वो कहते थे वो करता था। ऐसा नहीं कि मैंने उनको नहीं दी, कहते हमें सम्मान नहीं मिला, वो सम्मान की बात नहीं कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी का सम्मान से भरा अटैची की बात कर। और यही हुआ। पता लगा कि दौड़कर इसलिए गए कि उन्होंने दूसरी किस्त लेनी है, और दूसरी किस्त लेने के चक्कर में वो फटाफट गए। अगले दिन फिर आए, अगले दिन फिर आने के बाद मैंने बोला बजट में आकर बजट पास करेंगे जो आम लोगों का बजट है, लेकिन हुआ इससे उल्टा। बजट में भी नहीं आए, हेलीकॉप्टर उड़ रहे विधानसभा पर से, 1-2 सीआरपीएफ के जवान परिसर में आए, बोलते हैं ये सरकार जा रही है,
मैंने बोला किसकी सरकार आ रही है? टीवी में चला। मैंने बजट पास किया और बजट पास करने के बाद बोला मैंने आम लोगों के हित में ये बजट लाया है, चुनावों के मद्देनजर लेकर हम काम नहीं करते हैं। बड़ी संघर्ष से हम 75 साल बाद इस क्षेत्र से कोई कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बना है, संघर्ष करके बना है। आम परिवार के लोग लड़ाई ऐसे नहीं लड़ते हैं, एक योद्धा की तरह लड़ते हैं और मैं एक योद्धा हूं इस लड़ाई को लड़। ये राजनीतिक मंडी में बिके हैं। मैं तो ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अपील करना चाहता हूं, जो 14 महीने में बिक गए, आप भी इनको अपना वोट ना खराब करना। आप भी इस बिके विधायक के खिलाफ आवाज उठाइए। हमारी मुख्यमंत्री की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। हमने तो 2 अपने विधायकों को बोला कि तुम भी लोकसभा का चुनाव लड़िए, क्योंकि हमारी जनता ने 5 साल के लिए चुनकर भेजा है। हम 5 साल तक आपकी सेवा करेंगे। 5 साल के बाद आप तय करेंगे कि किसकी सरकार बननी चाहिए और किसकी नहीं, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में भगवान होती है और ये लोग तो भगवान को भी मानने वाले। ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है। मैं आज मुख्यमंत्री हूं, कल नहीं हूंगा, और भी मुख्यमंत्री आएंगे, कल नहीं होंगे। लेकिन जो दाग हिमाचल की राजनीति में इन 6 बिके हुए विधायकों ने और जो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। और इस लड़ाई को मैं अकेला नहीं लड़ सकता। इस लड़ाई को अगर जनता लड़ेगी तभी लोकतंत्र की दिशा और दशा तय होगी, तभी आपके वोट की अहमियत होगी। नहीं तो कल कोई भी आपका वोट लेकर विधायक बन जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में बिक जाएगा और आपने जिसको चुनकर भेजा है वो सरकार ही नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस लड़ाई को एक युद्ध की तरह लड़िए। 1 जून को जब आप वोट डालने जाएंगे तो मेरा ये विश्वास है कि आप लोकतंत्र की ताकत जनबल है और जनबल के आधार पर धनबल को हराएंगे। मैं चाहता हूं आप मुझे बताइए कि क्या आप लोकतंत्र की ताकत जनबल है इन भारतीय जनता पार्टी के जो जिन्होंने जनता की भावनाओं का सौदा किया है, उन्हें सबक सिखाएंगे? हाथ खड़ा करके बताइए। इस बार हमने लोकसभा का प्रत्याशी सतपाल रायजादा जी को भेजा है और सतपाल रायजादा जी को जो प्रत्याशी बनाकर भेजा है ये ऊना जिला से है। एक पूर्व सैनिक के बेटे हैं, सबसे ज्यादा विरोधी अग्निवीर के हैं। हमारी सरकार ने हमने अपने मैनिफेस्टो में केंद्र में सरकार बनेगी, अग्निवीर को खारिज कर देंगे। 1 जून को जब आप वोट जाने जाए तो आप कृपया करके सतपाल रायजादा जी को विजय बनाइए। बनाएंगे? हाथ खड़ा करके बताइए। ये तो विजय बनाएंगे ही, लेकिन लोकतंत्र के इस महान पर्व में आपको धनबल को हराना होगा, धनवान को हराना होगा, जो आपके वोट की कीमत पैसों से तोड़ते हैं, उनको सबक सिखाना होगा। तो क्या आप सबक सिखाएंगे? तो आपको 1 जून को इनको सबक सिखाना है। लोकतंत्र की ताकत जनबल है। जनबल जीतेगा और धनबल हारेगा। लोकतंत्र की ताकत जनता है। जनता जीतेगी, धन हारेगा।
ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, ये हिमाचल की जनता की लड़ाई है। ये झूठ और सच के बीच का युद्ध हो रहा है। झूठ बार बार सच से टकराता है, जीत सत्य की होती है। बेईमान लोग देश बदलकर ईमानदार लोगों से टकराते हैं, लेकिन जीत ईमानदार की होती है। ये बिके हुए जो है 6 और 4 लोकसभा की सीटें, इन्होंने हमारी एक राज्यसभा की सीट चुराई है। आप 10 की 10 सीटों में जिन्होंने जनता के वोट को छीनने की कोशिश की है, जिस पार्टी ने जनता की भावनाओं का सौदा किया है, उस पार्टी को 1 तारीख को सबक सिखाएंगे। जोर से बोलो, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं। जनबल जीतेगा और धनबल जनबल आप हम लोग मेरे साथ बोलेंगे, जनबल जीतेगा बोलना, जनबल धनबल। ये जनता की लड़ाई है, और जो धन से राजनीति करना चाहते हैं उनको सबक सिखाने की लड़ाई है। 1 जून को धन से राजनीति करने वालों को आप सबक सिखाएंगे। हमारे पास धन नहीं है, पर हमारे पास आपका आशीर्वाद है। यही मैं कहना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।